चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं कि प्रपोज़ल करने के लिए या ऑफ़र करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1 फॉलो करने के लिए सबसे पहला बड़ी जो मेन चीज़ है वो ये है कि जब भी आप कोई प्रस्ताव कर रहे हो तो वो लीगल होना चाहिए, वो वैधानिक दायित्व उत्पन्न होना चाहिए। अब जैसे चाय का निमंत्रण दिया, इसमें कोई वैधानिक उत्तरदायित्व नहीं है आपका। आप नहीं भी आओगे तो मैं आपके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकती। देखिए, जो मैंने आपको निमंत्रण दिया है और आप एक्सेप्ट कर लेते हो वो ठहराव बनेगा, लेकिन अनुबंध कभी नहीं बन पाएगा क्योंकि उसमें कोई लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन दुकानदार से सामान लेना या होटल में जाकर खाना खाना, दीज आर लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स एक तरह से। तो अगर मैं खाना खा के होटल वाले को पैसे नहीं देती हूँ तो मेरे खिलाफ़ एक्शन ले सकता है। शॉपकीपर को पैसे नहीं देती हूँ तो वो मेरे खिलाफ़ एक्शन ले सकता है। तो एक्चुअली हम जो कमर्शियल, हम तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे ना, तो कॉन्ट्रैक्ट में बात करने के लिए जो प्रस्ताव करना है वो वैधानिक उत्तरदायित्व उत्पन्न करने के हिसाब से होना चाहिए। जितने भी सोशल एग्रीमेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, पता है ना, इसलिए उनका कोई वैल्यू नहीं है इसमें। हम यहाँ वही प्रस्ताव डिस्कस करेंगे जिन प्रस्तावों के पीछे कोई लॉजिक है, जो कोई लीगल उद्देश्य है। ठीक है। दूसरी बात आ रही है, इसमें ना कुछ केसेस मिलेंगे। एक केस था बाल्फोर वर्सेस उसकी वाइफ और उसका, इस विवाद में देखो एक विवाद है, विवाद का मतलब झगड़ा हुआ था। मिस्टर बाल्फोर थे और उनकी वाइफ थी मिसेस बाल्फोर, और उनका एक केस था। अब आप इस केस को खुद ही पढ़ो और इसमें समझना कि क्या सीन था। एक तो हस्बैंड वाइफ वैसे मतलब जब एक दूसरे को खर्चा, हस्बैंड जो खर्चा देता है जस्ट घर को चलाने के लिए, और एक अगर उसे कोई कमिटमेंट कर लेता है। अब जैसे इसमें चल मैं बता ही देती हूँ, ये केस था, इसमें हस्बैंड जो बाहर रहता था, श्रीलंका रहता था, ठीक है, और उसने अपनी वाइफ को बोला कि मैं ना तुझे हर महीने, जो उसकी वाइफ इंग्लैंड में रहती थी, हर महीने मैं तुम्हें 30 पाउंड भेजूँगा, लेकिन वो भेज नहीं पाया। बाद में उसकी वाइफ ने जो है उसको कोर्ट में ले जाने की सोची। अब ये बताओ आपको क्या लगता है कि बाल्फोर जो है इस वायदे को एनफोर्स करा सकती है? भाई ये तो एक हस्बैंड वाइफ के बीच की कमिटमेंट है, दिट इज़ नॉट लीगल कमिटमेंट। हस्बैंड कहते हैं मैं तेरे को 1000 रुपये कल दे दूँगा और ना दे तो क्या वाइफ उसको कोर्ट में ले जा सकती है? नहीं। लेकिन अगर वाइफ और हस्बैंड अलग अलग रहते होते, अलग अलग तो अभी भी रह रहे हैं, लेकिन तब क्या सीन होता, मान लो डिवोर्स हो चुका होता है और हस्बैंड वाइफ को लीगल तरीके से 30 पाउंड भेजने का उत्तरदायी होता, और अगर तब ना भेजता, इन दैट केस उसकी वाइफ उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। लेकिन ये जो केस है ना, इसमें एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि इसमें ना दोनों के बीच में ये जस्ट एक ये प्रॉमिस तो है, बट इट्स जस्ट लाइक अ सोशल प्रॉमिस, नॉट अ लीगल प्रॉमिस, राइट। दूसरा जो आ रहा है कि प्रस्ताव की शर्तें निश्चित होनी चाहिए। मतलब अब मैं दुकान पे जाके बोलूँगी भैया मुझे कुछ सामान दे दोगे, भैया कहेगा कि भैया बता मैडम जी बताओगे तो कुछ का मतलब क्या है, मेरी तो दुकान भरी पड़ी है, कौन सा सामान चाहिए आपको? ठीक है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे कौन सा सामान चाहिए, राइट। ऐसे नहीं होगा कि मैं कुछ भी दे दो भैया, कुछ भी कोई भी सामान दे दो, ये तो लॉजिक नहीं हुआ ना। आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या काम करवाना है उससे। तीसरा है प्रस्ताव जनरल भी हो सकता है, विशिष्ट भी हो सकता है। अब जैसे मान लो मैं आपकी क्लास में सभी लड़कियों को इनवाइट करूं, मेरे घर चाय पीने आएंगे क्या? तो ये तो हो गया जनरल कि आप में से कोई लड़की एक भी आ सकती है, 10 भी आ सकती है, सारी क्लास भी आ सकती है। और एक ये केस भी हो सकता है कि मान लो मैं सिर्फ एक निशा नाम की लड़की है, सिर्फ उसी को बोलो निशा तुम मेरे घर चाय पीने आओगी, तो ये वाला प्रस्ताव स्पेसिफिक होगा क्योंकि मैंने पर्टिकुलर बंदे को ही वो प्रस्ताव भेजा है। ठीक है। उसके अलावा फिर एक ये है, प्रस्ताव स्पष्ट भी हो सकता है और गर्भित भी हो सकता है। अब स्पष्ट का मतलब बेटा होता है कि एक्सप्रेस, कि मैंने बोला ना निशा मेरे घर चाय पीने आओगी, दैट इज स्पष्ट प्रस्ताव, कि मैंने बोलकर, या मान लो अगर मैं कहीं और बैठी हूँ और मैं तुम्हें SMS कर रही हूँ तो वो लिख कर हो गया, लेकिन हुआ वो भी स्पष्ट। गर्भित का मतलब होता है जब आप आपके हाव भाव, अपने व्यवहार से किसी को कोई प्रस्ताव करते हो। जैसे दिल्ली की बस में जाकर मेरा बैठ जाना इस बात को इंडिकेट करता है कि मुझे दिल्ली जाना है, या दिल्ली के रास्ते में कोई गांव है या कोई शहर है या कोई जगह है वहाँ उतरना है, तो इट मीन्स कि मुझे उसी रास्ते पे जाना है। अब वहाँ पे कंडक्टर और जो ड्राइवर है वो लोगों को बार बार ये नहीं कहेंगे दिल्ली जा रही है, बस दिल्ली जा रही है। उस बस में बैठने वालों को पता है कि वो दिल्ली जा रहे हैं,
उस बस में जाकर मेरा बैठना ही इस बात को इंडिकेट करता है कि मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं प्रस्ताव कर रही हूँ दिल्ली जाने का, और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा फिर प्रस्ताव विनय के रूप में होना चाहिए। विनय का मतलब रिक्वेस्ट। मैं मतलब निशा मेरे घर चाय पीने आओगी क्या, तो ये हो गया विनय यानी कि रिक्वेस्ट। एक मैं कहूँ निशा चाय पीने नहीं आएगी ना तो देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ, ये ऑर्डर हुआ और ये धमकी हुई। धमकी नहीं देनी है ना ऑर्डर देना है, आपको सिर्फ रिक्वेस्ट करनी है। फिर आ रहा है प्रस्ताव संभव कार्य के लिए होना चाहिए, वो तो है ही। अब मान लो मैं कहूँगी निशा ये मरे हुए आदमी को जिंदा कर दे, मैं तेरे 1 लाख रुपए दे दूँगी, तो ऐसा हो पाएगा नहीं, क्योंकि वो इलॉजिकल है, वो इम्पॉसिबल एक्ट है। तो कोई भी असंभव कार्य करने के लिए प्रस्ताव नहीं हो सकता। फिर उसके बाद है प्रस्ताव का संवहन। संवहन का मतलब होता है कम्युनिकेशन। अगर वही वाली बात है, अब मैं होटल में जाकर बैठ जाऊँ और मैं बोलूँ ही ना कि मुझे क्या चाहिए, तो वेटर को कैसे समझ में आएगा, बताओ ज़रा, नहीं ना। तो मुझे जाके बताना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए। सिमिलरली प्रस्ताव कोई भी आपके मन में कोई भी है बात, जब तक आप बोलोगे नहीं, उस तक बात पहुंचेगी नहीं, तब तक उसको कैसे पता लगेगा कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या काम कराना है कि नहीं बात। और उसके ये देखो बेटा, अब मैं सारे केसेस नहीं उठा रही हूँ, मैंने आपको बता दिया बीच में ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। लालवंत शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ये इससे रिलेटेड था प्रस्ताव का संवहन, ये आपको पढ़ना है। इसलिए मैं आपको चैप्टर के बीच बीच में से जो भी मैं चैप्टर का टॉपिक करवाती हूँ वो मैं आपको पहले ही सेंड कर देती हूँ, ताकि आपके पास बुक ना भी हो तो आप इसमें से पढ़ लो। तो ये केस आपने पढ़ना है, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग केसेस हैं, समझ में आया। इस केस में मैं बता देती हूँ, लालवंत शुक्ला और गौरी दत्त में क्या था, एक बंदा सेठ था और एक बंदा उसका नौकर था। अब क्या हुआ कि सेठ का बेटा गुम हो गया। गुम होने के बाद क्या हुआ कि उसने तो सारे नौकर चाकर दौड़ाए इधर उधर। अब नौकर चाकर दौड़ाए कि भाई जाओ मेरा बच्चा ढूंढ के लाओ। अब नौकर का काम ही यही होता है, जो सेठ ने बोल दिया वो करना ही है, घर का काम भी करता था वो, ये भी काम करना है। उस नौकर के जाने के बाद सेठ को बड़ा परेशानी हुई, मतलब जैसे और लोगों को भी उसने बोल रखा था कि बच्चे को ढूंढने के लिए पुलिस में भी रिपोर्ट कर रखी होगी, बट नहीं मिल रहा होगा। तो क्या होगा, उसने ना 5,000 का या पता नहीं कितने का, इसमें शायद इनाम की राशि नहीं लिखी हुई है, हाँ 501 रुपया, 501 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। लेकिन जिसकी जानकारी नौकर को नहीं थी, नौकर तो अपना बेचारा बच्चे को ढूंढने में लगा हुआ था। और बाई चांस क्या हुआ, वो बच्चा नौकर को मिल गया और नौकर उस बच्चे को लेकर ऑब्वियसली घर आ गया। तो सेठ खुश हो गया। अब पता लगा सेठ ने बड़ी चालाकी करी, उसको पैसे नहीं दिए। क्यों? क्योंकि सेठ को ये था कि भैया जो इनाम की घोषणा मैंने इसके जाने के बाद दी थी, इसको तो पता ही नहीं है, तो ऐसे ही काम चला लूँ। नौकर को पता लगा कि सेठ ने 500 रुपये की घोषणा कर रखी है और मुझे को तो एक अठन्नी नहीं दी, तो उसने सेठ को बोला, सेठ मना कर गया, नौकर ने केस डाल दिया। देखो कमाल है ना, नौकर भी ऐसे ही होते हैं, मतलब हो सकते हैं। तो उसने जो है न्यायालय में चला गया। अब न्यायालय ने निर्णय सेठ के फेवर में दे दिया कि भाई सेठ बिल्कुल सही कर रहा है, जब तेरे को इनाम का पता ही नहीं था तो इनाम की तो हकदार कैसे बन गया। सेठ ने तेरे को सिर्फ बच्चा लाने के लिए बोला था, उसके साथ इनाम की घोषणा साथ के साथ नहीं की थी, उसकी घोषणा वो बाद में की थी। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो अब आपका कोई अधिकार नहीं बनता है। हाँ, अगर आप बच्चा इसी वजह से ढूंढने जाते कि सेठ दे रहा है आपको पैसे भी, देन आप इनाम के हकदार होते। तो जब तक सेठ के 501 रुपये की घोषणा की जानकारी ही तुझे नहीं है तो तू उस पैसे के हकदार ही नहीं है। ठीक है, तो ये थे बेटे कुछ रूल्स।